चलो जी, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसका बेसिस हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस लॉ का बेस है। अगर आपको बिजनेस लॉ पूरा समझना है, बिजनेस लॉ में कितना कवर है बताओ? बिजनेस लॉ में कवर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है ना, ये चीजें इसमें कवर है। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आता है, बट अभी सीए फाउंडेशन से हट गया, वो सीपीटी में था। राइट तो हम लोग आपसे शुरू कर रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसमें देखो मेन चीज क्या समझनी है। अब ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस हमने कर लिया ना। अब वही टर्म बार बार आएंगे जिसको हम समझ चुके हैं, और थोड़ा सा और एक्सटेंशन। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सिंपल सी बात है, एक बायर और सेलर का एग्रीमेंट के बारे में पढ़ोगे आप। एक बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस एक्ट में। तो सबसे पहले इसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? There should be a agreement of two parties, and that two parties should be buyer and seller. Minimum two parties should be there. There must be an agreement, and all essential elements that are required for a contract should be there. यहां भी वो सारे essential element चाहिए। बताओ क्या थे? Consideration, capacity, legal object, है ना, फ्री कंसेंट, जितने लीगल वहां पे चाहिए थे हमें इसेंशियल एलिमेंट, ऑल शुड बी देयर इन अ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी चाहिए, जो बायर और सेलर का एग्रीमेंट बनेगा। अच्छा, मेन चीज जो पढ़नी है, जिसका मतलब हम समझेंगे इस चैप्टर में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर मैं बोलूं कि किसी दो पर्सन के बीच में सेल्स का एग्रीमेंट हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, तो यू मस्ट से कि सर देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्योंकि जब आप कोई चीज लेते खरीदते हो तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी होती है। और ट्रांसफरेबिलिटी किस चीज की होती है? एक फिजिकल सब्सटेंस की होती है, जिसको आप गुड्स बोलते हो, और इस एक्ट का नाम भी गुड्स है। और अकाउंट्स में गुड्स का मतलब जो आप समझते हो ना, वही गुड्स यहां पे भी है। थोड़ा सा इसकी मीनिंग भी हम पढ़ेंगे, इस एक्ट ने गुड्स को किस किस को कवर किया है। ठीक है ना? अच्छा, तो एग्रीमेंट का मतलब दो पार्टीज हमने पढ़ा था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है रिस्क। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस रिस्क ट्रांसफर यहां पे होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेलर से रिस्क कहां जा रहा है? बायर के पास। अब जब इसके चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर एक टॉपिक आएगा इसी में, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी का, तो उसमें हम पढ़ेंगे रिस्क फॉलो ओनरशिप। यहां पे लिख लिया, यहां पे आप लिख सकते हो रिस्क फॉलो ओनरशिप। रिस्क का किसका होता है? ओनर का होता है। यानी जो ओनर है उसका रिस्क है। या उल्टा बोल दो, रिस्क दोगे तो ओनरशिप अपने आप चली जाएगी। ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन हम इस टॉपिक में करेंगे, ट्रांसफरेबिलिटी। अभी हम बैकग्राउंड समझ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। उसके बाद टू पार्टीज, बायर एंड सेलर, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, वो क्या है बताओ? गुड्स। अब गुड्स का मतलब क्या है? अभी मैं इसकी मीनिंग पूरी लिखूंगा व्हाइट बोर्ड पे, तब समझेंगे व्हाट इज मीन बाय गुड्स अंडर दिस एक्ट। आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ में हर चीज डिफाइंड है, तो उसको उसी वे में पढ़ना पड़ेगा। अगर ये कहता है गुड्स का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, तो मतलब गुड्स मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, जबकि आपने पढ़ा अकाउंट्स में लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एसेट्स, नॉट अ गुड। राइट, आगे अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? गुड्स के टाइप पढ़ा रहा हूं। इसी बेसिस में गुड्स हो सकती है एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स हो सकती है फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स। तीन टाइप की। एग्जिस्टिंग का मतलब बायर सेलर दोनों बात कर रहे हैं, और जिस गुड्स की बात हो रही है वो सामने है, एग्जिस्ट करती है। राइट, उसके बाद फ्यूचर गुड्स, ऐसी गुड्स जो अवेलेबल अभी नहीं है, फ्यूचर में आएगी, जैसे मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। राइट, और कंटीजेंट का मतलब होता है फ्यूचर तो है लेकिन कंटिंजेंसी है, मे और मे नॉट भी हो सकता है। कंटिंजेंसी उसमें जुड़ी हुई है, कंटिंजेंट प्रोबेबिलिटी। राइट, अब देखिए आप, एग्जिस्टिंग गुड्स के तीन टाइप है, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। बायर सेलर दोनों खड़े हुए हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स है और बायर ने स्पेसिफाई कर दिया कि ये मॉडल मुझे दीजिए। आप मोबाइल फोन लेने जाते हो, आपको रियलमी चाहिए, रियलमी है उसके पास ब्रांड, बट रियलमी में कौन सा मॉडल चाहिए? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के अंदर भी आप असर्टेन्ड कर देते हो, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी सब स्पेसिफाई कर देते हो। जब आप फोन लेने जाते हो तो आप रैम भी बताते हो, उसको बैटरी बैकअप भी बताते हो, आपको कितना पिक्सल कैमरा चाहिए, सब कुछ आप क्या करते हो? असर्टेन्ड कर देते हो। और इसका उल्टा,
गुड्स एग्जिस्ट है, स्पेसिफिक है, बट असर्टेन नहीं है। हो सकता है आपने स्पेसिफिकेशन क्लियर ना करी हो, बाकी उसके सेलर के मुताबिक ले लिया, ऐसा होता है। अनअसर्टेन गुड्स। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब फ्यूचर गुड्स का मतलब भी समझ गए, टू बी अवेलेबल इन फ्यूचर। बट यहां प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहां प्रोबेबिलिटी है, कंटिजेंट में प्रोबेबिलिटी है। लास्ट थिंग दैट शुड बी देयर, प्राइस। जैसे लॉ में हमने पढ़ा था, देयर शुड बी अ कंसिडरेशन, देयर शुड बी अ कंसिडरेशन, मॉनेटरी वैल्यू हर चीज की हम मापेंगे तब कॉन्ट्रैक्ट होता है, वरना वो एग्रीमेंट है, राइट। अब यहां पे भी तो प्राइस है ना, बताओ बिना प्राइस के रिस्क ऑनरशिप फॉलो हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहां पे भी बोला गया है कि देयर मस्ट बी अ वैल्यू फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिस्क। वो वैल्यू कम ज्यादा, वो दैट डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट बायर सेलर के बीच में, ठीक है। ये पूरा बैकग्राउंड हो गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का। क्लियर? चलिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं गुड्स की मीनिंग क्या बताई गई है एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। गुड्स का मतलब क्या है? क्या जो हम समझते हैं वही गुड्स है? जो हम अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे हैं वही गुड्स है? हर चीज क्या गुड्स है? नहीं, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बोला गया है वही इस एक्ट के तहत गुड्स है। क्या है देखो, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक चीज हट गई, कौन सी चीज हट गई बताओ? इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल चीजें यहां कवर्ड नहीं है। अब इमूवेबल क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, उसको मूव हम नहीं कर सकते, तो लैंड एंड बिल्डिंग को यहां पे गुड्स नहीं माना गया। उसकी ट्रांजैक्शन के लिए कोई और लॉ होगा, रियल एस्टेट का कोई दूसरा लॉ होगा जो लैंड एंड बिल्डिंग बाय सेल करते हैं, राइट। तो हियर गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, सब मत ले लेना जो मूवेबल है। मूवेबल में ये हटाओ, कौन से हटाओ? एक्शनेबल क्लेम को हटा दो और मनी इन सर्कुलेशन हटा दो। अब ये क्या है? पैसे के बदले पैसे खरीद सकते हो आप, 10 रुपए दो 15 रुपए में, 100 का नोट दो 10 रुपए में, नहीं। तो ये हट गई, मनी इन सर्कुलेशन बोल रहा हूं मैं, जबकि ओल्ड करेंसी लोग खरीदते हैं, है ना, कोई महात्मा गांधी के टाइम की करेंसी या वैसी करेंसी जो अब सर्कुलेशन में नहीं है, जिसमें चरखा बना हो। और कभी तो सरकार भी खरीदती है कि इसका अगर ऐसा कोई सिक्का हो तो आप दीजिए, अपने खजाने में रखती हो, वो चीज नहीं, सर्कुलेशन। और एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम कुछ ऐसे क्लेम होते हैं जिसपे जब आप दावा कर सकते हो तभी वो आपको मिलेगा। एक्शनेबल क्लेम, जैसे मान लीजिए कोई बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स में जैसे मान लीजिए उससे आप पैसे कब ले सकते हो? जब उस पर दावा करोगे, वो तो बैड डेट्स डिक्लेयर हो गया, तो जब आप दावा करोगे कोर्ट में तब आपसे कोर्ट क्या दिलवाएगी? पैसे दिलवाएगी। तो मार्केट में एक्शनेबल क्लेम भी लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं कि आप मेरे पैसे तू इससे ले लियो, लेकिन यहां उसको गुड्स कवर नहीं किया गया, राइट। अब आगे आ जाइए, इट इंक्लूड्स। अब आपके मन में जो आ रहा होगा कि क्या इसको लेंगे, तो लॉ ने स्पेशली बोल दिया ये भी गुड्स हैं। क्या? शेयर्स एंड स्टॉक गुड्स हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स हैं, ग्रास घास फूस गुड्स हैं, थिंग्स कोई भी ऐसी अटैच टू लैंड है और जिसको अलग करने का एग्रीमेंट हो चुका है। थिंग्स अटैच टू लैंड बट कैन बी सेवर्ड। कभी कभी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती है जिसको आप मूव भी कर सकते हो, आपने देखा होगा आजकल बिल्डिंग ऑफिस ऐसे बन रहे हैं, यू कैन मूव। लैंड तो नहीं ले सकते बट आप पूरा स्ट्रक्चर ले जा सकते हो, फिर उस पे आप फिर उसको बिल्ड कर सकते हो, समझ लो। अच्छा, अब ग्रोइंग क्रॉप्स आप समझ गए, फसल। और स्टॉक एंड शेयर्स को बोला गया है, शेयर्स तभी गुड्स है जब अलॉटमेंट हो जाए, आफ्टर अलॉटमेंट। ऐसा नहीं है आपने एप्लीकेशन मनी पे कर दी तो आप शेयर होल्डर बन गए, अनटिल अनलेस कंपनी आपको अलॉटमेंट का लेटर ना दे दे तब तक आप शेयर होल्डर नहीं बनते, राइट। तो दिस इज द वाइड मीनिंग ऑफ गुड्स एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम बात करते हैं टर्म डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करोगे तो डिलीवरी का मतलब जानना भी जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि सेल का मतलब ही आजकल डिलीवरी से हो गया है, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी का सिंपल मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ राइट नहीं, ट्रांसफर ऑफ रिस्क नहीं, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। अब पोजेशन का मतलब ओनरशिप नहीं होता, पोजेशन का मतलब ओनरशिप नहीं होता, इसका मतलब नॉट ओनर। मतलब जरूरी नहीं है कि किसी ने आपको अपनी गुड्स दे दी तो आप उसके मालिक बन गए। इज इट सो? मेरा पेन आपके पास है तो क्या आप उसके ओनर हो? पोजेशन डज नॉट मीन
ओनरशिप मेरी गुड्स किसी और के पास भी हो सकती है। एक इसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक भी है जो अब नहीं है, इंटर में आपके पास, बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज, बेलमेंट में हम करते ही क्या है, किसी दूसरे को अपना सामान रखते हैं टेम्पररी पर्पस के लिए, ठीक है ना। अच्छा, तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन का मतलब डिलीवरी है। अब डिलीवरी 3 तरीके से होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिलीवरी एज पर दी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहली डिलीवरी क्या है? एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है मैंने मार्कर अपने पॉकेट से आपको पॉकेट में दे दिया, मतलब दिस इज एक्चुअल डिलीवरी, राइट, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक का मतलब होता है जब गुड्स मेरे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में है, शायद मैं वहां नहीं जा सकता या मैं वहां से निकाल नहीं सकता, मैंने आपको एक सिंबल दे दिया कि आप निकाल सकते। जैसे आप मिल्क लेने जाते हो तो मदर डेयरी क्या देती है आपको? टोकन देती है। उस टोकन से आप डालिए और आप मिल्क ले लीजिए और उतना ही गुड्स मिलेगा जितना आपने टोकन लिया हुआ है। या आप की का एग्जांपल ले लीजिए, कभी कभी आपको की दे दी जाती है और आप रूम आपका हुआ, फ्लैट आपका हुआ, गाड़ी आपकी हुई, राइट। तो दिस इज व्हाट सिंबॉलिक डिलीवरी, वो देना ही एक डिलीवरी है। लास्ट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है, ध्यान समझिए, मान लीजिए कोई वेयर हाउस है। अब वेयर हाउस बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस होते हैं, ओपन वेयर हाउस, अंडर वेयर हाउस, बहुत सारे प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, है ना। अब उसमें वहां पे मतलब मल्टीपल लोगों का सामान रखा हुआ है, मेरा भी रखा हुआ है, मैं एक सेलर हूं, और सपोज आप भी सेलर है, यू आर ऑल्सो सेल गुड्स टू समवन एल्स, है ना। तो मैंने गुड्स को आपको दे दिया, बट जो वेयर हाउस था, जो वेयर हाउस में गुड्स मेरी रखी हुई थी, यहां पे मैंने बोल दिया कि आपकी हो गई। अब जो वहां पे वेयर हाउस कीपर था, उसको बस ये पता चल गया, एक लेटर में दूंगा कि भैया अब वो गुड्स किसकी है? उनकी है, उसको संभालना है, निकालना है, क्या करना है उनसे पूछ लो आप। ही इज द न्यू ओनर। तो जो मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव इशारा किया, वेयर हाउस बता दिया है, वेयर हाउस से स्टोर कीपर से बात करा दी, यानी मेरी तरफ से डिलीवरी हो गई, राइट। तो दिस इज 3 काइंड्स ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव, राइट। नोट कीजिए आराम से। चलिए जी, अब हम लोग देखते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है। बहुत फर्क है। सेल एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है और ये सिर्फ क्या है? एग्रीमेंट है। पहले तो यही पता चल रहा है, इसे बोलते हैं प्राइमा फेसी पता चल रहा है, दिस इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ओनली एग्रीमेंट, राइट। तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में अब हम वन बाय वन जरा देखते हैं। पहला, अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉपर्टी क्या हो गई होगी? तुरंत ट्रांसफर हो गई होगी। कंप्लीट है मतलब रिस्क हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो हम क्या मानेंगे? सेल। तो प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर, इमीडिएटली दैट इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आप कहते हो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा विद दीज टर्म्स एंड कंडीशंस, या ले लूंगा ऐसी चीजें उस विद, तो दिस एग्रीमेंट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज, अब अगर हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, याद करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है वेयर परफॉर्मेंस, वेयर पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस हैज बीन डन, मैंने पेमेंट कर दी सर, है ना। और यहां पे एग्जीक्यूटरी वेयर वन पार्टी स्टिल परफॉर्म, एग्जीक्यूटरी, राइट। सेलर कंस्यू कर सकता है क्या? हाँ, सेलर शू कर सकता है। मान लीजिए जैसे एक में पढ़ा था डिलीवरी में मैंने आपको गुड्स दे दी और आप गुड्स के पैसे नहीं दे रहे या भाग गए, व्हाटएवर हम पढ़ेंगे, अनपेड सेलर का भी हम पढ़ेंगे, तो क्या सेलर आप पे केस कर सकता है? हाँ भाई, उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सेलर कैन स्यू। अच्छा, यहां क्या सेलर स्यू कर सकता है क्या? नहीं, यहां पे लॉ कहता है अग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली। अब अग्रीड पार्टी क्या होती है? हो सकता है सेलर ने धोखा दिया हो बायर को या धोखा दिया हो सेलर को, ठीक है ना। तो जिसको नुकसान हुआ है एग्रीमेंट टू सेल में, वो डैमेज मांग सकती है, बस कि यार तूने वादा किया था, दिया नहीं, एक डेटर वापस चला गया, ठीक है। अच्छा, बायर यहां पे लायबल है, पूछो क्यों? मान लीजिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया और गुड्स में अचानक क्या हो गई? कुछ खराबी आ गई, तो मालिक कौन है? बायर। गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो लायबल कौन होगा? बायर। यहां पे अभी भी मालिक कौन है? सेलर। तो लायबिलिटी किसकी? सेलर की। क्लियर है?
जस्ट इन रेम, जस्ट इन पर्सनम, दिस इज लैटिन वर्ड. राइट फ्रॉम होल वर्ड, राइट फ्रॉम ओनली सेलर. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया तो गुड्स आपकी है, आप सेलर से, सेलर किसी थर्ड पर्सन से, किसी चोर चक्कर सबसे ले सकते हो, आप उसके मालिक हैं. और जस्ट इन पर्सनम, आपने जिससे वादा किया उससे लो ना, दूसरे पे क्लेम कैसे कर सकते हो? और वो भी वादा किया, अभी लिया कहां है, अभी आपके पास अधिकार कहां आया उस गुड्स पे 100%, राइट? ये है इसका मतलब. नो रीसेल, यहां पे रीसेल पॉसिबल है. अरे भाई गुड्स ट्रांसफर हो गई, चाहे भले अभी भी गुड्स किसके पास है, सेलर के पास, उसके गोडाउन में भी रखी हुई, क्या वो सेल कर सकता है? नहीं, रिस्क ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, कैन नॉट रीसेल, सेलर कैन नॉट रीसेल. यहां पे तो गुड्स मेरी है, अभी आप लोगे, आई हैव अ राइट टू रीसेल, अभी आपने पेमेंट ही कहां दी, राइट? तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. क्लियर? नोट कीजिए.